नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम ये देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनली क्या इंडिया एक हिंदू राष्ट्र बन सकता है। और ये हम एकेडमिया के दृष्टिकोण से बता रहे हैं, इसमें मेरा कोई विचार नहीं है और मैं इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहता। कमेंट बॉक्स में ना मैं इसके समर्थन में हूँ ना मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ये मेरे मन में टॉपिक इसलिए आया क्योंकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी मिल जाएगी और मैंने जो ड्यू से सीखा है आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है, किसी भी चीज को पॉलिटिसाइज करना मेरा मकसद कतई नहीं है। और कमेंट बॉक्स में काफी स्ट्रिक्टनेस होगी इस वीडियो में। देखिए, हम लोग ड्यू में पढ़ रहे थे सेमेस्टर 2 में आई थिंक। तो सेमेस्टर 2 में एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन करके हमें एक ऑप्शनल पेपर पढ़ना था मास्टर्स में। तो वहां पे हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट के जो कोलिजियम का जो सिस्टम है उसमें को क्या क्या खामी है उस पर एक आर्टिकल छपा हुआ था। और एक हम और आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे थे क्लास में। तो हम लोगों को ये पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो है कॉन्सेप्ट वो प्रोपाउंड किया गया है 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे पार्ट्स हैं जिसको पार्लियामेंट जो है बदल नहीं सकता, जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, जो चाहे अमेंड कर सकता है, पर बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में टाइम टू टाइम हम बताते रहेंगे आपको। और इसी तरह से बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बताया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलरिज्म को भी इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना। तो अभी तो ये पोजीशन है कि सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब आप सेक्युलरिज्म जो टर्म है उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सेक्युलर टर्म को चेंज नहीं कर सकते तो आप किसी थियोक्रेटिक स्टेट को नहीं बना सकते जो एक धर्म का समर्थन करता है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या वो सेक्युलरिज्म जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है क्या वो हट सकता है? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी कह सकती है कि ये जो सेक्युलरिज्म है दिस इज नो मोर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर? क्या ऐसा हो सकता है? तो डिस्कशन के दौरान हमने ये पाया कि सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू पिटीशन का पावर है। आर्टिकल 137 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का है और जो आर्टिकल 145 है उसमें रिव्यू पिटीशन से मामले जो हैं दिए हुए हैं, जो जुड़े हुए मामले हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये मानकर चलता है कि हमने जो डिसीजन दिया वो इनफैलेबल नहीं हो सकता है, मतलब उसमें गलतियां हो सकती हैं। और अपने डिसीजन को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पावर अपने पास रखा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने प्रीवियस डिसीजंस को जो है वो बदल सकती है, ओवरटर्न कर सकती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप देखिएगा अगर फंडामेंटल राइट्स के केसेस को, तो सांकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा। बाद में एक आपका बड़ा बेंच बैठता है सुप्रीम कोर्ट का और केशवानंद भारती केस में, सॉरी भी गोलकनाथ केस में स्टैंड चेंज कर जाता है। भी गोलकनाथ के केस के बाद आप देखिएगा तो केशवानंद भारती केस में स्टैंड कुछ और हो जाता है। राइट। तो सुप्रीम कोर्ट, अगर आप प्रियम्बल का एग्जांपल लें तो बेरूबारी केस में कुछ और स्टैंड रहता है, केशवानंद भारती में कुछ और स्टैंड हो जाता है प्रियम्बल को लेकर कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं है। राइट। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपने ही डिसीजन को रिव्यू करने के लिए। दो चीजें बस इसमें ध्यान में रखनी है कि अगर हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को सुप्रीम कोर्ट के पास रेफर करते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को अगर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो उसमें 5 से ज्यादा जजेस होंगे। जो जजेस की संख्या होती है जस्टिस की, वो हमेशा ऑड नंबर्स में होती है, या तो 5 होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे, 11 होंगे, 13 होंगे, 15 होंगे, ऐसे करके। ओके। क्योंकि अगर इवन नंबर ऑफ जजेस की संख्या होगी तो फिर हो सकता है कि आपका डिसीजन है वो ना आ पाए, ऑर्डर ना आ पाए, हो सकता है टाई हो जाएगा। ओके। लेकिन ऑड नंबर अगर संख्या होगा तो 3-2 से आ सकता है अगर 5 जजेस हैं। राइट। तो इस तरह से डिसीजन आ सकता है, ऑर्डर एट द एंड आ सकता है। तो पहला बात तो ये है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से डील करता है केसेस, उसमें 5 से अधिक जज होते हैं, 5 या उससे अधिक। दूसरा, अगर आपको पहले के किसी डिसीजन को ओवरटर्न करना है, उसको पलटना है, तो आपको एक बिगर बेंच को कंस्टिट्यूट करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर 11 जजेस के बेंच ने
कोई डिसीजन दिया था पहले के केस में, आप चाहते हैं कि उसको बदला जाए, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट 13 जजेस के बेंचेस को बैठाएगी, उससे बड़े जज के बेंच को बैठाएगी, तभी पिछला वाला जो फैसला है वो पलट सकता है। तो एक ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। हम लोग अभी तो ये मान के चलते हैं, मैं भी पहले ऐसे सोचा करता था, लेकिन डिस्कशन के बाद जो है मेरा थोड़ा विचार चेंज हुआ, ड्यू में जो डिस्कोर्स हुआ उसके बाद मैं सोचा करता था नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर तो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो बेसिक स्ट्रक्चर में सेक्युलरिज्म है, राइट। तो सेक्युलरिज्म को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका हो सकता है कि रिव्यू पिटीशन हो, और रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट एक बिगर बेंच बिठाए और सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को चेंज कर दे कि सेक्युलरिज्म इज नो मोर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा हो सकता है क्योंकि जब हवा जब किसी खास व्यक्ति के तरफ चल रही होती है तो डिसीजंस हो जाते हैं फेवर में। आप बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के केसेस के इंस्टेंसेस देख सकते हैं, मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। ओके, तो इस पॉसिबिलिटी को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ये बस एक एकेडमिक डिस्कशन था, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता। ये हमने ड्यू में एक डिस्कोर्स किया था, एक बातचीत हुई थी प्रोफेसर से, तो वहाँ पे एक मेरे दिमाग में आइडिया आया और हम लोगों ने इस पर एक सहमति जो है वो जाहिर की अपने क्लास में। तो ये चीज़ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको एक कॉन्सेप्ट की तरह लें, डू नॉट पॉलिटिसाइज इट। ओके, आई एम अगेंस्ट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एनीथिंग। हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करके जीवन में कुछ अच्छा कीजिए। सरकार किसी की भी हो, रोटी खुद कमाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, वरना रोटी आपके मुंह में कोई नहीं देने वाला।